अभी तक हम लोग ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जितना भी कंसेप्ट रिलेटेड थ्योरी था उसे हम लोग ने देख लिए, ठीक है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी में इसी से रिलेटेड एक प्रश्नावली दिया हुआ है, प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड आज हम लोग उसको देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड हम लोग जानते थे कि इससे मॉशो एचसीएफ को सॉल्व किया जाता था। तो हम लोग देखते हैं कि इसके एचसीएफ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का मॉशो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। तो हम लोग ने इससे पहले जितनी बार हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो हमेशा बोला गया है कि यूक्लिड एक गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं फिर से। इसे फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ये विभाजन के नियम पे आधारित है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं तो इसके डिनोशन जो किया गया है, भाज्य को ए माना गया है, भाजक को बी और भागफल को क्यू और शेषफल को आर। डिविडेंड ए, डिवाइजर बी, क्वोशिएंट क्यू और रिमाइंडर को आर से डिनोट किया गया है। तो यही डिनोशन हर जगह रहेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे एल्गोरिथम एक टर्म आ गया। तो हम लोग इससे पहले भी एल्गोरिथम के बारे में बताए थे, एक बार फिर से जान लेते हैं क्या होता है एल्गोरिथम। एक विशेष प्रकार की समस्या को हल प्राप्त करने की। तो अभी हम लोग कौन सी समस्या हल करने वाले हैं? एचसीएफ की समस्या को हल करने वाले हैं। तो इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया को ही एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर को ही एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर, तो कौन सी समस्या हल करने वाले? हम लोग एचसीएफ मॉशो को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। तो हम लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। तो यहाँ पे 225 ग्रेटर देन 135। तो स्टेप 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए गए हैं, साइड में ए बी क्यू आर सॉल्व कर चुके हैं, पहले लिख चुके हैं। तो हमारा जब ए हो गया 225 स्टेप 1 में, ये स्टेप तब तक चलता रहेगा, ये चरणबद्ध प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। तो जब शून्य आ जाएगा शेषफल, तो उसका जो भाजक होगा, डिवाइजर होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो स्टेप 1 में देख लिए कि हमारा 225 आ गया, तो 135 गुने 1 प्लस 90, और सेकेंड स्टेप में 135, तो 90 गुने 1 प्लस 45। थर्ड स्टेप में हो गया 90, तो 45 गुने 2 प्लस 0, शून्य आ गया। तो अब हमारा क्या हो गया कि हमारी जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई, क्योंकि हमको शून्य प्राप्त हो गया, क्योंकि हमें शून्य प्राप्त हो गया। तो शून्य प्राप्त हो गया, तो यही हमारा चरणबद्ध प्रक्रिया में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि हम लोग तब तक इस स्टेप को अपनाएंगे जब तक कि हम लोग को शेषफल शून्य ना प्राप्त आ जाए। तो जिसमें हम लोग को शेषफल शून्य प्राप्त होगा, तो उसका भाजक जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो अतः हमारी प्रक्रिया खत्म हुई क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, अर्थात 135 और 225 का जो मॉशो है वो 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 196 को 38,220 से भाग विधि से कर लेते हैं मॉशो। तो 196 का 196 1862, 196 90 1764, उसके बाद 980 आए, तो 196 पंचे 980। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। तो 38,220 ग्रेटर देन 196। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेप 1 में ही हम लोग को शून्य प्राप्त हो गया। तो इसका जो हम लोग का भाजक होगा, डिवाइजर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारी प्रक्रिया खत्म हुई क्योंकि हम लोग को शून्य प्राप्त हो गया। अतः हमारी प्रक्रिया खत्म हुई क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। तो 196 और 38,225 का जो मॉशो है वो 196 होगा। क्या हो गया, 196। अब हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट 1.1 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें है 867 और 255। तो हम लोग भी इसको क्या किए हैं, इसमें सेम प्रोसेस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। तो हमको a बराबर, जब हम लोग स्टेप 1 में 867 लिए हैं तो b हमको 255 गुने 3 प्लस 102। जब हम लोग स्टेप 2 में 255 आया तो हमारा क्या हो गया, b हो गया 102 गुने 2 प्लस 51। स्टेप 3 में जब हम लोग को 102 आया तो 51 गुने 2 प्लस 0, तो हमारा 51 क्या हो गया, भाजक, डिवाइजर। ठीक है, तो अब हम लोग देख ले, ये क्या देखें कि हमारा जो प्रक्रिया है खत्म हुई, क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। चूँकि यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त हुआ इसीलिए प्रक्रिया समाप्त हुई, और अतः 867 और 255 का जो HCF है वो 51 होगा। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था NCERT का। फर्स्ट में 3 क्वेश्चन HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से था, फर्स्ट के थर्ड तीनों सॉल्व कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड सेकेंड नहीं थर्ड क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, यूक्लिड विभाजन। थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करता है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करता है, जितना भी संख्या है दोनों में समान संख्या। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसको हम लोग हिट और एरर मेथड से भी सोच के बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग HCF सॉल्व कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इस प्रोसेस से भी हम लोग को आसानी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य, 32 सदस्य, तो दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, HCF सॉल्व कर रहे हैं। तो 616 ग्रेटर देन 32, 616 सदस्य और 32 सदस्य। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहा है कि जब तक हम लोग को शून्य नहीं प्राप्त होगा तो जो उसका भाजक होगा, जो डिवाइजर होगा, तो हम लोग पहले 32 से 616 को कर लिए। 32 से 1 32, 296, 32 में 288, तो हम लोग को 8 8 चौका 32, 8 प्राप्त हुआ। तो स्टेप 1 में 616 लिए ए, तो बी हमको 32 हो गया गुने 19 प्लस 8। स्टेप 2 में 32 लिए तो 8 गुने 4 प्लस 0, तो हम लोग को शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। तो ये हमारा जो भाजक है, डिवाइजर, तो हम लोग को शेषफल शून्य प्राप्त है, इसलिए हमारी प्रक्रिया क्या होगी, तो अतः जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वो 8 होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इससे पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, उसके डिटेल से फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ पे दिए कि 6q + 1, तो 6q + 1 कहने का क्या मतलब है, तो 6 हमारा b हो गया, 6 हमारा b हो गया, और q + r हम लोग इसको देख लेते हैं। 6q + 1 bq + r, तो हमारा b क्या हो गया, 6 हो गया। और हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन 0 लेस देन इक्वल टू r, r लेस देन b, तो हमारा b हो गया 6। तो हमारा जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 6 से कम होगा। तो क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या गया है कि विषम संख्या लेने के लिए तो 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो जब हम लोग 1 लेंगे तो 6q + 1 के रूप में लिखेंगे, जब 3 पे लेंगे तो 6q + 3 और 5 लेंगे तो 6q + 5। तो हम लोग इसी को समझा रहे थे। तो अभी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको लिखेंगे कैसे। तो भाग एल्गोरिथम से a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए a बराबर bq + r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r, r लेस देन b। तो हम लोग क्या लिखे इसमें, b = 6 रखने पर किसी, तो q होता है हमेशा ग्रेटर होता है जीरो से। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, a लेते हैं,
यहाँ b लेते हैं, यहाँ q लेते हैं और यहाँ पे r लेते हैं। तो या तो यहाँ पे 0 आ सकता है, जब क्या होगा कि जब हम लोग b ग्रेटर होता है a लेस होता है तो हम लोग पहले 0 लेते हैं यहाँ पे, इससे पहले या उसके बराबर होगा या उससे ग्रेटर होगा। ठीक है, q हमेशा 0 के बराबर होगा या उसके ग्रेटर होगा। तो ये हमारा q के बारे में बता दिए। तो अब हम लोग क्या जान लिए कि यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर 6q प्लस r। तो 0 लेस देन इक्वल टू r, r लेस देन 6। अब 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन, तो हमारा संभावित शेषफल 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। तो यहाँ पे विषम संख्या के बारे में बताया गया है, तो हम लोग इसमें से विषम संख्या ले लेते हैं 1 3 5 लेने पर। तो a बराबर 6q प्लस 1, a 1 लेने पे, फिर 3 लेने पर 6q प्लस 3 और 5 लेने पर 6q प्लस 5, अर्थात एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन इससे पहले देख लिए थे, वो एचसीएफ के रिलेटेड था। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के 1 के रूप का होता है। तो हम लोग को यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। तो दर्शाना है तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे x कोई धनात्मक पूर्णांक है, और जब ही हम लोग x कोई धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम लोग को वर्ग में बताने के लिए, तो जब भी वर्ग का है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग को पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे 9q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, फिर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 3m के फॉर्म में लिखना है तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर, फिर इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, फिर 3 को कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, 3 4 जा 12, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो हो जाएगा 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। तो ये हो गया m, ये हो गया m और ये हो गया 1। तो ये हम लोग इसके रूप को देख लिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, एक बार देख लेते हैं। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। यहाँ हमें दिखाना है कि सभी का वर्ग 3m प्लस रूप के है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए लिखा जा सकता है। अब इनमें से प्रत्येक को वर्ग करने पर हम पाते हैं कि 3q का स्क्वायर के तो 9q स्क्वायर, तो इसमें से 3 ले लिए तो 3q स्क्वायर को m मान लिए, तो m इक्वल टू हो गया 3q स्क्वायर, फिर 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर, 6q प्लस 1, तो 3 ले लिए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो ये हो गया m, तो m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, फिर 3q प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर, 12q प्लस 4, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और इधर 1 आ गया, तो 3m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस प्रकार प्रमाणित किया जाता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन था। लास्ट जो क्वेश्चन